ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश श्रीवास्तव, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका इस चर्चा में। हरीश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के सभा में जो कुछ हुआ है, क्या उससे एक संदेश नहीं जाता? क्योंकि तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे चर्चा इस बारे में भी की थी और सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो यूफोरिया था, जो ऑरा था, जो प्रभाव था, जो मैजिक था उनका, वो 14 के चुनाव के बाद लगातार गिरता जा रहा है और अब और ज्यादा उसमें ढीलापन दिखाई पड़ रहा है। उसी की मानगी रहा आज। अनंत जी, देखिए, जो व्यक्ति काम करता है और परिणाम देने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लगातार आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का के समृद्धि कैसे हो, देश सशक्त कैसे हो, इसके लिए वो चाहे देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, लगातार एक मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने कांग्रेसी मित्र को सुन रहा था जी, दलित की बहुत बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने कितने प्रेसिडेंट दलित दे दिए। ऑल इंडिया लेवल पे आप पूछ लीजिए कि कितने दलित प्रेसिडेंट दे दिए। एक बाबू जगजीवन राम तक बर्दाश्त नहीं हुए। और महाराष्ट्र में 1952 में और 53 में जब 2 बार अंबेडकर जी चुनाव लड़ने गए तो नेहरू जी बाकायदा कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा किए और कैंपेनिंग में गए और सभी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने अनुसूचित वर्ग के जो आरक्षण था उसके खिलाफ सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जी। आज कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गलत आरोप लगा रहे। गलत नहीं, लिखा पड़ी। 1952 में मुंबई से लड़ रहे थे और 1953 में भंडारा से जो सीट खाली हुई थी। हरीश जी, पुरानी बातें छोड़ते हैं, आज की हम बात करते हैं। पुरानी बातें छोड़ते हैं हरीश जी, आज का जो प्रकरण रहा है, आज का जो सिनेरियो हम उसके बारे में आके बात करते हैं। आज जो हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? क्या लोग उनको पार्लियामेंट में लाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरुण प्रकाश जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस तरह ना आपकी बात समझ पाएंगे हम, ना हरीश जी की बात समझ पाएंगे। इस तरह की चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा, आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाएगी। देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम। अरुण प्रकाश जी, मेरा सवाल हरीश श्रीवास्तव जी से है, उनको जवाब देने दीजिए। देख लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की 2014 में दिग्भ्रमित किया और प्रवक्ता कर रहे हैं, भ्रमित हो कीजिए। कम अभी एक्सपोज हो गया है जो रिकॉर्ड शर्मनाक घटना हुई है, जो तथ्य शर्मनाक घटना हुई है, जो आप देख रहे हैं कि वो दलित छात्रों ने नरेंद्र मोदी जी का एकदम उनके सामने विरोध किया। अरुण प्रकाश जी, यही सवाल मैं हरीश श्रीवास्तव जी से पूछ रहा हूं, उनका जवाब देने दीजिए। आपके पास मैं वापस लौटूंगा, आपके पास पूरा वक्त होगा अपनी बात रखने के लिए। हरीश श्रीवास्तव जी। और अनंत जी, जहां तक छात्रों के विरोध की बात है, लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अपना विरोध दर्ज कराने का अवसर है। ये बात अलग की है कि विरोध कैसे दर्ज कराया जाए। तहजीब के शहर में और उसके तरीके और थे, वो अपना मेमोरेंडम दे सकते थे अपने बीसी के माध्यम से और अन्य माध्यम से। और जहां तक सवाल यह है कि वो छात्र किससे प्रेरित थे, किस उसका वो था, वो कहीं अपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी की इंटरनल राजनीति का वो एक रिफ्लेक्शन था या जो भी कारण रहे हों, लेकिन नहीं हरीश श्रीवास्तव जी, कम से कम छात्रों को आप राजनीति से प्रेरित ना ही बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो पूरे देश में इस वक्त लोग कह रहे हैं, इस बात की मुखालफत लगातार कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, वो तमाम लोग राजनीति से प्रेरित हो, ये चीज संभव नहीं है। दरअसल अनंत जी, अब प्रधानमंत्री जी बड़े देते। अरुण जी हरीश जी का जवाब देने दीजिए। अनंत जी, धक्का मार के बाहर न करवाते। अरुण जी, पुलिस से धक्का मार के बाहर न कराते उन पर। अरुण प्रकाश जी, हरीश श्रीवास्तव जी को उनका जवाब देने दीजिए। आपके पास वापस लौटूंगा मैं। जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं, उसमें ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी गठित है। पहले ये सारे लोग जो बहुत आज बोल रहे हैं, जो हैदराबाद को तीर्थ स्थान बना लिए, आप मुझे बताइए कि मालदा में इतनी बड़ी घटना हुई, पूर्णिया में हुई, ये क्यों नहीं गए? ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो नहीं, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना घटी, ये बड़े लोकतंत्रवादी हैं, ये क्यों नहीं गए मालदा? ये मालदा
वोट बैंक इनका चाहे जितना राष्ट्रीय विरोधी वो हरकत करे वहां नहीं जाएंगे। ये मालदा क्यों नहीं गए? ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये टाइप लोग ये क्यों नहीं गए मालदा? और पूर्णिया क्यों नहीं गए? ये 100 कार्ड नहीं तो हरीश जी ठीक है ना, अगर वो मालदा नहीं गए तो कम से कम हैदराबाद के ऊपर वो आवाज उठा रहे हैं। उस आवाज को आपको सकारात्मक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से आपको दबाना चाहिए, उनको उत्तर देना चाहिए उस चीज का। नहीं खोलते। जिस तरह से एक वर्ग को राष्ट्रीय विरोधी कार्य करने की छूट दे रखी है क्योंकि वो वोट बैंक है, कांग्रेस उसको वोट बैंक मानती है और केजरीवाल उसको वोट बैंक मानते हैं, इसलिए वहां नहीं जाते जहां घटना की। अरुण प्रकाश जी एक बात समझनी होगी कि अगर आप दोनों लोग साथ साथ बोलेंगे तो किसी की बात भी जनता तक नहीं पहुंचेगी, दोनों के जवाब देना व्यर्थ हो जाएगा। हमारी श्रीवासी जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस हटूंगा, अपना पूरा पक्ष रखिएगा। कहाँ है आप बात तो रखने दीजिए आनंद जी। मैं अरुण जी आपको पूरा वक्त मिलेगा इस चीज के लिए, बेफिक्र रहिए आप। आनंद जी आप ये बताइए कि राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों हैदराबाद पहुंचे, ये उसको तीर्थ बना लिए, मालदा क्यों नहीं गए जहां इतनी बड़ी हरकत हुई राष्ट्र विरोधी? चलिए हरीश जी एक और सवाल मेरा आपसे। जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज हैदराबाद के पूरे प्रकरण के ऊपर सांत्वना दिखाई है, उसको भी तमाम विरोधी दल घड़ियालू आंसू करार दे रहे हैं। उसको दरअसल सपोर्ट इसलिए मिलता है, सुन लीजिए हरीश जी, सपोर्ट इसलिए मिलता है क्योंकि इतने वक्त लगातार हो चुका है इस चीज के ऊपर हंगामा होते हुए, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं, छात्रों की तरफ से भी लगातार विरोध प्रदर्शन रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कोई भी वक्तव्य अब तक जारी नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री की ओर से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आज जब उनके सामने इस बात को रखा गया, उनके सामने विरोध किया गया, सिर्फ तब जाकर प्रधानमंत्री बोलते हैं इस बारे में। अनंत जी आपके चैनल के माध्यम से यही बात तो मैं कह रहा हूं जी। इस सारे प्रगतिशील लोगों से, चाहे वो वहां के प्रोफेसर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे ये केजरीवाल टाइप लोग हो, आखिर ये जो दूसरी घटनाएं होती हैं मालदा टाइप, पूर्णिया टाइप, उस पे क्यों? हरीश जी लोगों को राजनीतिक लोगों के साथ संबंध ना कीजिए, वो जनता है, वो राजनीतिक लोग हैं। अगर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं तो राजनीतिक धर्म के अंतर्गत आता है, लेकिन जनता जब आरोप लगाती है वो सिर्फ तब बोलती है जनता जब वो प्रताड़ित होती है, तो उनको आप राजनीति से प्रेरित ना ही कहें तो बेहतर होगा। मैं वही बात कह रहा हूं अनंत जी कि आखिर जहां मालदा में लोग नहीं प्रताड़ित हुए, बहुसंख्यक वर्ग के लोग वहां नहीं प्रताड़ित हुए, वहां तो थाना पुलिस फूंक दिया एक वर्ग के लोगों ने, और अनर्गल एक व्यक्ति ने कुछ बोला, उसको रास्का लगी, वो गिरफ्तार हुआ, और मालदा में जाकर के ये 30,000 लोग इकट्ठे होकर के ये हरकत कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी, वो पूर्णिया में इकट्ठा हो रहे हैं। ये कोई जितने सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक नेता निकल के नहीं आया कि ये गलत है। चलिए ठीक बात है, आज आईएएस ठीक बात है हरीश जी, ठीक बात है। प्रदीप कपूर जी आपके पास मैं आऊंगा। बहुत बड़े प्रधानमंत्री मोदी ने आज 9,000 से ज्यादा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। सही बात है, बात समझ में आती है कि उनको सहायता की जरूरत थी, लेकिन वो जो ट्राईसाइकिल्स थी और वो उनके डिजाइन सारे इंग्लैंड में मेड हुए थे, इंग्लैंड में बनाए गए थे, और जो ट्राईसाइकिल थी वो चाइना में बनी थी। तो जहां मेक इन इंडिया की बात करते हैं वहां पर फिर ऐसा क्यों होता है कि बाहर से चीजें मंगाकर फिर वितरित की जाती हैं? हरीश जी बोल रहे हैं, उद्योग दे रहे हैं। हरीश जी बोल रहे हैं, आपका सवाल नहीं सुनाई पड़ रहा है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। प्रदीप जी मेरा सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने 9,000 से ज्यादा विकलांगों को ट्राईसाइकिल बांटी है, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी है, लेकिन वो जो ट्राईसाइकिल है उनका डिजाइन इंग्लैंड में हुआ है और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हुई है। तो जब एक ऐसे दौर में जहां मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वहां पर फिर ऐसी संभावनाएं कैसे बन सकती हैं कि जो हम चीजें वितरित करने जा रहे हैं वो उनको फिर विदेशों से मंगाया जाए? नहीं आनंद जी, ये तो खैर बड़ा चिंता का व्यक्त है कि मतलब जिस तरह की साइकिल दी गई है वो हिंदुस्तान में क्या बनती नहीं है, या उस तरह का जो है वो, देखिए हमेशा से ये मशहूर रहा है कि चाइना जो है वो इंडिया में अपनी पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे चौपट करने के लिए पूरा इन्वेड कर रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी को बचाने की बात आ रही है। तो इस तरह की साइकिल जो है वो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए था कि यहाँ पर बन सकती, अगर हो सकती तो इंडिया की बनी हुई साइकिल दी जाती तो वो एक ज़्यादा अच्छा मैसेज आता और बड़ा अच्छा भी लगता। लेकिन इस तरह से चाइना की बनी हुई चीज़ दी जाए, या और भी इस तरह के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में कुछ इस तरह का मामला आया है कि विदेश से मंगाई हुई चीज़ जो है वो इस तरह से किया गया है, जैसे कि वो जब वो उन्होंने योगा का जो उन्होंने किया था पूरे दुनिया में जो लगाया था, तो मालूम पड़ा कि योगा के लिए जो चटाई वगैरह भी जो दी, जो मैट्रेस पूरी आई थी वो विदेशों से मंगाई गई थी। तो इस तरह का मामला उस जमाने में भी ये उठा था। हाँ, तो विदेश से मंगाया गया था।
तो इस तरह का जो है इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए प्रधानमंत्री का हर एक्शन जो है पूरी दुनिया देखती है, और इस तरह का एक्शन से बचना चाहिए ताकि मतलब लगे ये कि भाई हिंदुस्तान की बनी हुई चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का बड़ा भारी डिबेट हिंदुस्तान में चल रहा है। ठीक बात है। हरीश श्रीवास्तव जी, इस पर आपका मैं जवाब चाहूंगा। जब जब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की बात चल रही होती है तो उस दौर में भी, और जब प्रधानमंत्री खुद इस चीज को इनिशिएट करते हैं, उसके बावजूद भी जो वो ट्राईसाइकिल बांटकर जो विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, वो सारी जो ट्राईसाइकिल्स होती हैं वो विदेशों से मंगाई जाती हैं। फिर क्यों ऐसा? अनंत जी, बिल्कुल जायज बात है। आपने जो बात कही वो उससे मैं भी सहमत हूँ। ये मेड इन इंडिया जो साइकिल, ट्राईसाइकिल यहाँ की बनी हुई होनी चाहिए थी, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है इसमें ये जो लोग स्पॉन्सरर हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे थे, उनकी तरफ से, जिनकी तरफ से ये साइकिलें बांटी गई, ये उनको देखना चाहिए था, और जो प्रशासन के जो बाकी लोग थे उनको देखना चाहिए था। न तो प्रधानमंत्री चटाई मंगाने जा रहे हैं और न प्रधानमंत्री साइकिल मंगाने जा रहे हैं कि उन्होंने साइकिल का ऑर्डर दिया हो चाइना से कि चाइना साइकिल आएगी और चटाई आएगी तो यानी कि जिस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जाते हैं उसी प्रोग्राम में ऐसी चीजें मंगाई जाती हैं, और वही प्रधानमंत्री जो कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का नारा देते रहते हैं, भारत को उन्नत बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के प्रोग्राम में ऐसा होता है कि बाहर से चीजें मंगाई जाती हैं और पार्टी को उसका पता तक नहीं और होता। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और ये बात जरूर है कि ये जो स्पॉन्सरर रहे होंगे, जिन लोगों ने इसका आयोजन किया होगा, ये चूक उनकी तरफ से हुई होगी, और निश्चित रूप से इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि ये जो भारत में बनी हुई साइकिलें ही बांटी जानी चाहिए थी। ई रिक्शा भारत में बनते हैं और यहाँ के ही इस्तेमाल होने चाहिए। ऐसा आयोजकों को, जो उसके स्पॉन्सरर थे या जो आयोजक थे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि ये भारत का बना हुआ सामान होता है। अच्छा, ठीक है, चल ठीक है। अरुण प्रकाश जी, आपके पास मैं बताऊं, अब आप तफसील से अपना पक्ष रखिए। देखिए, अभी हरीश जी के थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ होने लगता है जब कोई बात, हम अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छी बातों को सुनने का थोड़ा सा मौका चलता भारतीय जनता पार्टी को, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सोचना चाहिए। यही तो हम कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा सुनेंगे, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप गंभीरता से उस पर मनन करेंगे। नहीं, आप भी सुनिए ना, ध्यान देंगे। अरुण जी, आप भी कांग्रेस के भी मित्र सुने, ठीक है, जी, और चिंतन करें कांग्रेस के मित्र भी थोड़ा धैर्य रखें। मरोड़ होने लगा। अभी देखिए, कोई आरोप भी हमने नहीं लगाया, लेकिन हरीश जी के तुरंत मरोड़ होने लगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। देखिए, वो शौचालय लंदन में जब जाते हैं तो शौचालय बनाने लगते हैं, जब हिंदुस्तान में आते हैं तो मेक इन इंडिया की बात करने लगते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में योग दिवस को लेकर के सबसे ज्यादा महिमा मंडित करते हैं कि योग दिवस हमने पूरे दुनिया में मनवा दिया, तो उसके बाद जब राजपथ पे उनको स्वयं योगासन करना होता है, कपालभाति करनी होती है, तो वो मेड इन इंडिया की, मेड इन चाइना की चटाई पे करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी मान लीजिए एक बार भूल कर गए, प्रधानमंत्री जी 2 बार भूल कर गए, प्रधानमंत्री जी लगातार भूल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में चाइना के प्रेसिडेंट को नहीं उतारते हैं, जहां तक लगातार अभी तक दिल्ली में प्रेसिडेंट उतरते थे। प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद में शी जिनपिंग को ले जाते हो और प्रधानमंत्री स्वयं झूला झूलाने लगते हो, उनके साथ झूला झूलने लगते हो, तो यही तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नियत और नीति में कहीं हमें फर्क दिखाई पड़ रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ये बात कह रहा था कि नहीं साहब काला धन वापस आएगा, 18 महीने में काला धन वापस नहीं आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए बाहर चले गए। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर हम कहते हैं, जब हम भारत के गरीबों और किसानों की बात करते हैं, जब राहुल गांधी भारत के भूमिहीनों की, किसानों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सबसे पहले जीएसटी बिल ले आइए, पास कर दीजिए। हम कह रहे साहब पास कर देंगे, हमारे नेता ने कहा 15 मिनट में पास कर देंगे। आखिरकार वो अमेंडमेंट, भूमत ग्रहण बिल अभी पड़ा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन उनके लोगों से है कि भूमत ग्रहण बिल को पहले क्यों नहीं पास कर देते।
महिला आरक्षण बिल को पहले क्यों नहीं बीजेपी तो पास कर देते? अरुण प्रकाश जी, बीजेपी तो चाहती है ना आखिरकार जीएसटी बिल पास कारपोरेट हो से जाए। वकालत करने में अगर मानसून सत्र में सदन को रद्द करना पड़ता तो कांग्रेस की वजह से। यही हाँ, यही प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, जिन्होंने ये बताया कि गुजरात को सबसे बड़ा घाटा होगा। आज वो जब देश का नेतृत्व कर रहे हैं तब वो कह रहे हैं सबसे पहले जीएसटी बिल पास होना चाहिए। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आखिरकार योगासन वो करते हैं चाइना की चटाई पे, बनारस में साइकिल वो चाइना की चटाई पे बांटते हैं, और आखिरकार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग को जब झुला रहे थे उसी दिन चाइना की सारी काफी हद तक सेना हमारी सीमाओं पे आके खड़ी हो गई थी, और बड़े हाथ पैर जोड़ करके मिन्नत करके किस तरीके से उनकी सेनाएं पीछे गई। तो यही तो सवाल खड़ा हो रहा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति ये कहते थे कि अगर 2 मरेगा तो 20 का सर हम लाएंगे, और जब सवाल ये खड़ा होता हो कि आप मेहंदी की रस्म की अदायगी में जाते हो, भारत पाकिस्तान के प्रकाश देखिए, प्रधानमंत्री पड़ोसी के साथ अगर संबंध बेहतर करने की जो पहल है वही भारत की दरअसल विशेषता रही है, वही भारत की खूबसूरती रही है, उस चीज को रखा जाता है, उसमें कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। पठानकोट में अनंत जी, पठानकोट में हमारे 7 जवान, हमारे 2 ब्रिगेडियर शहीद हो गए। आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी है? आप यही तो बात कह रहे थे कांग्रेस कि अगर 2 सर कटेगा तो हम 20 लाएंगे। हम पूछ रहे हैं वही बात। चलिए ठीक है अरुण प्रकाश प्रधानमंत्री जी, जी, रविदास मेहरोत्रा जी, आखिरकार वो दिन ठीक है अरुण जी, कहाँ गए वापस जो आपके दिन पास आप लौटूंगा। पिछवा ठीक है अरुण जी, ठीक है आपके पास वापस लौटूंगा। रविदास मेहरोत्रा जी, आपके पास मानना चाहूंगा, क्या अगर पिछले कार्यकाल को देखा जाए, पूरे कार्यकाल को देखा जाए केंद्र सरकार के, तो क्या फिर ओवर प्रॉमिस और लेस डिलीवरी का जो फैक्ट आता है कि आपने वादे बहुत सारे कर दिए लेकिन जब धरातल पर चीजें बहुत कम आ पाई हैं, इस चीज को लेकर इसलिए ऐसा क्या हो रहा है कि जनता के बीच में जो रसूख था या फिर जो मोदी मैजिक की बात जो हमेशा कही जाती थी, जिसके बोलते प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव बीजेपी ने एक तरफा जीता भी था, क्या वो कम होता जा रहा है? और उसकी वजह क्या यही है कि वादे पहले बहुत सारे किए गए थे लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो उनमें से अधिकांश वादे हवाएं नजर आए और जो डिलीवरी हुई वो काफी ज्यादा कम हुई? जी अनंत जी, ये बात सही है कि चुनाव से पहले जो बहुत से वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, और जनता ये चाहती है कि जो 400 लाख रुपया जमा है विदेशों में काला धन, वो इस देश में आए। वो रुपया जो कहा गया था कि 15-20 लाख रुपया लोगों को मिलेगा, वो लोगों को मिले। ये कार्यक्रम हो रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के जो सेनानी हैं उन लोगों को कहा गया सम्मान देंगे, लेकिन 18 महीने बीतने के बाद भी केंद्र की सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान नहीं दिया है। बहुत सारे जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस बात की जरूरत है कि चुनाव से पहले जो वादे किए जाएं उन वादों को पूरा करने का काम हो, और वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब जो अभी आप बात कर रहे थे कि आज बांटी गई ट्राई साइकिल, वो ट्राई साइकिल चाइनीज बांटी गई, जबकि उससे अच्छी ट्राई साइकिलें हिंदुस्तान में बनती हैं। और मुझको तो अनंत जी बताया एक बहुत वरिष्ठ आदमी ने कि जो मेक इन इंडिया का बना लोगो, वो मेक इन इंडिया का लोगो भी विदेश से बन करके आया है। इसमें जो लोगो लगेगा मेक इन इंडिया का, वो लोगो भी विदेश से बन करके आया है। तो एक तरफ जो हिंदुस्तान में क्षमताएं हैं, इससे अच्छी ट्राई साइकिल इस देश में बनती है। जब यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उससे अच्छी जब बनती साइकिल, तो वो साइकिल विदेश से आकर के चाइनीज साइकिल जो बांटी गई वो ठीक नहीं है। उसके स्थान पर जो हिंदुस्तान के अंदर साइकिलें बनती हैं वो साइकिलें बंटने का काम होता, और यहाँ पर क्षमताएं हैं उससे अधिक अच्छी और मजबूत टिकाऊ सस्ती साइकिलें हिंदुस्तान में बन रही है, लेकिन महंगी साइकिलें बाहर से ला करके बांटने का काम हुआ। चलिए ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास मैं अब आऊंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे थे बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों पर, वहां पर माल्यार्पण करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो दरअसल ये बात समझी जा सकती है और राजनीति में ये बात सच भी है कि राजधानी से ही प्रदेश की जो पूरी राजनीति होती है वो कंट्रोल होती है। और ये बात तमाम जो राजनीतिक दल हैं प्रदेश में मौजूद, तो तमाम लोग समझते हैं। जहां पर पहले दलितों पर और अम्बेडकर पर बीएसपी जो अपना एकाधिकार समझती थी, तो उस एकाधिकार को तोड़ा समाजवादी पार्टी ने, उनका बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाकर। उसके साथ ही दलितों का एक आयोजन भी किया था, एक सभा भी की थी मुलायम सिंह ने लखनऊ में। उसके बाद जैसे ही चुनावी मोड में बीएसपी आती है
वैसे ही समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बनाने की घोषणा कर देती है, और जैसे ही वो घोषणा आती है और जैसे ही वापस मायावती जो है वो सवर्णों के आरक्षण की बात करती हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करती हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए। तो क्या इस बात को कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ना माना जाए, क्या ना माना जाए कि नहले पर दहला मारने की हर पार्टी की कोशिश यहां पर हो रही है? आनंद जी, देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर कोई किसी एक पार्टी की धरोहर तो है नहीं। इस राष्ट्र के एक महान राजनेता हैं, संविधान निर्माता हैं। आप वो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जो महू उनका जन्मस्थान है मध्य प्रदेश में, वहां भव्य स्मारक बनाया, वो भी सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे, और ये थावरचंद गहलोत जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री थे, इन लोगों ने वहां उसका शिलान्यास किया था, और एक बहुत भव्य स्मारक वो बन करके लोकार्पित हुआ। इसी तरह से आप देखिए कि उनकी जो बड़ौदा में संकल्प भूमि थी जी, जो नागपुर में उनकी जो दीक्षा भूमि थी जी, या इसी तरह बॉम्बे में जो चैत्य भूमि थी, और लंदन में जिस घर में रहते वो पढ़ाई किए थे, इसी तरह दिल्ली में अलीपुर रोड पे जो उनका जिस मकान में रहे थे, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये भवन खरीद करके उसको भव्य स्मारक, शोध केंद्र, इस तरह की चीजों को डेवलप करने का काम किया। तो ये कोई आज ये आदरणीय मोदी जी अंबेडकर सभा में गए और उनके जो अस्थि कलश है उस पे पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दिया, तो ये कोई आज की ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से अंबेडकर के जो कार्य हैं, जो उन्होंने इस देश के लिए काम किया, उसको लेकर के जो उनके रचनात्मक पहलू हैं, जो भी कुछ इन्होंने संविधान में दिया इस राष्ट्र के लिए, उस हर कार्य को लेकर के आगे चल रही है। बिल्कुल। अब वो लोग, बीजेपी के तमाम लोग दरअसल यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक कदम जो है, जो यात्रा है, वो राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ चूंकि उनकी सम्मान करते हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये बात दरअसल सच नजर इसलिए नहीं आती, इसमें कुछ ठोसपन इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि बीजेपी की तरफ से इससे पहले ऐसा कोई कदम नहीं देखा गया है। अनंत जी, ये जितने कदम हैं वो पहले की तो कदम है जो मैंने बताया आपको। चलिए ठीक है। प्रदीप बॉम्बे में तो बहुत बड़ी मिल की जमीन खरीद करके उसकी चेत भूमि के लिए दिया गया। चलिए ठीक है। प्रदीप कपूर जी, आपके पास मैं आऊंगा। ठीक है। और ये जो आयोजन था वो अंबेडकर सभा द्वारा आयोजन था, कोई बीजेपी का आयोजन एक भी इसमें बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए। चलिए ठीक है। प्रदीप कपूर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दरअसल वक्त हमारे पास कम बचा हुआ, तो मैं चाहूंगा कि पूरा परिकरण आप क्या देखते हैं, आगे की संभावनाएं आप क्या देखते हैं, जिस तरीके से लगातार अब बीजेपी की साख अगर गिरती जा रही है, अगर माना भी जाए इस चीज को, और दूसरी तरफ जो दलितों की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तकरीबन 23% के आसपास वोट बैंक है दलितों का उत्तर प्रदेश में, और बहुत अहम चुनाव तमाम पार्टियों के लिए भी हैं। तो आगे की जो संभावनाएं हैं आगामी वक्त की, कैसे आप उनको देखते हैं? देखिए आनंद जी, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बीजेपी जो है एग्रेसिवली दलितों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रही है, और ये बात अभी ही नहीं, जैसा कि अपना हरीश जी ने भी कहा कि बहुत पहले से ये प्रयास चल रहा है। और मैंने जो आपको बताया कि बीजेपी हो या संघ परिवार हो या संघ परिवार के जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं, वो सब अपने अपने तरीके से दलितों के बीच में जाकर, दलितों की बस्तियों में जाकर, उनके साथ खाना खाकर, और हर तरह की कोशिश की जा रही है, और बहुत तेजी से किया जा रहा है। और इधर अब तो उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव है, उसको देख के ये तेजी और तेज हो गई है। और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी भी गए हैं और भी तमाम सब लोग कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दलितों को अपनी ओर रिझाने का ये एक बहुत बड़ा एक प्रयास है। अभी इसमें कितनी सक्सेस मिलेगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत तेजी से ये कोशिश हो रही है। ठीक बात है। रविदास मल्होत्रा जी, आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद मैं अरुण प्रकाश जी के पास जाऊंगा। रविदास जी। देखिए अनंत जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ये देश के महापुरुष हैं, और बिना किसी वोटों की राजनीति के जो उनके सिद्धांत हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उन पर सरकारें चले, पूरा देश उनको सम्मान करे, क्योंकि उन्होंने जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, कमजोर लोग थे, उनके लिए
पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया। उनको उनके हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए पूरे जीवन उन्होंने प्रयास किया। ठीक है। और जो उन्होंने प्रयास किया उसी का परिणाम है कि जो समाज में कमजोर लोग हैं उनका उत्थान हुआ है। लोकतंत्र की जो आज देश में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम लोग ये चाहते हैं कि राजनीतिक वोट के लिए नहीं, सही मायने में मन से, दिल से उनका सम्मान हो। चलिए, ठीक बात है, ठीक बात है रविदास जी, वक्त हमारे पास कम है। और प्रकाश जी, अपना पक्ष आप रखिए, आपका फाइनल कमेंट। आनंद जी, मैं सिर्फ एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ जी, मैं ये समझ रहा हूँ जैसे भेड़िया ललचाई आंखों से अपने शिकार को देखता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दलितों के वोट बैंक पे एक निगाह बना करके भारतीय हमारे महापुरुष आदरणीय अंबेडकर जी के नाम पे सियासत का एक तिजारत कर रहे हैं। अगर सही मायने में उनके नीतियों और कार्यक्रमों पे, उनके बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना था तो आज वो दिन अंबेडकर विश्वविद्यालय में ना आता। अगर स्वयं प्रधानमंत्री इंटरवीन किए होते, स्मृति ईरानी को डांटते और बंडारू दत्तात्रेय को डांटते तो निश्चित रूप से उस बच्चे की जान बची। ठीक है अरुण जी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा, दोस्तों माफी चाहूंगा इस चीज के लिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो चर्चा को हमको यही दरअसल विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होकर। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, प्रदीप कपूर, हरीश श्रीवास्तव और रविदास मल्होत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए और इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। फिलहाल ये देखना होगा कि जिस तरीके से आज जो हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर एक साफ संदेश तो जरूर जाता है कि प्रदेश में जो साख है, जो मोदी मैजिक है, जो यूफोरिया था मोदी का 2014 के चुनाव में, वो जाहिर तौर पर कम हुआ है। लेकिन दलितों को जिस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, हालांकि बीजेपी इस चीज को नकार भी रही है साथ साथ, लेकिन ये बात राजनीतिक दृष्टि से देखी जाए तो साफ है दलितों को कहीं ना कहीं, क्योंकि 23% वोट उनके प्रदेश में, उनको आकर्षित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब इन तमाम कोशिशों का, इन तमाम चीजों का फल क्या रहता है वो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। नमस्कार।